नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और हम बात करेंगे आज मौसम के मिजाज की और उसके असर की, क्योंकि कहीं बेमौसम बारिश है तो कहीं आसमान से बरसते ओलों ने एक बार फिर किसानों के माथे पर बाल ला दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हुए इस आफत की बारिश ने खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र में सरकार नुकसान के हिसाब किताब में जुटी है तो किसान इस सोच में है कि अब घर कैसे चलेगा। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार नवंबर में बारिश कहां से आ गई और क्या आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी, स्काईमेट में मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जी.पी. शर्मा, एसएसजी फाइनेंस और सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में कैसे हालात हैं जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी सांध्या के पास। सांध्या, बताइए किस तरीके की स्थिति है फिलहाल? महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर बेमौसमी बरसात और ओलों की मार झेल रहे हैं। इससे पहले मार्च के महीने में भी इसी तरह से बेमौसम बरसात ने फसलों का नुकसान किया था। उस वक्त जो फसलें प्रभावित हुई थी उसमें दालें, बाजरा, मक्की, गेहूं, अंगूर, प्याज जैसी फसलें थी। इस बार फिर एक बार उसी तरह से फसलों का नुकसान सामने आ रहा है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ 3 से 4 दिन पहले, सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके रहे हैं नासिक, बुल्ढाना और अहमदनगर। यहाँ पे प्याज, अंगूर, अनार और मैंगो प्लांटेशन जैसी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बात करें मराठवाड़ा की, विदर्भ की, पश्चिमी महाराष्ट्र की या उत्तर महाराष्ट्र की, इन सभी इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र सरकार के प्राथमिक अनुमान की बात करें तो 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के इलाके में फसलों का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा और इसी के लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इस बात के आदेश दिए गए हैं कि पंचनामे को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन विपक्ष इस बात पे अब महाराष्ट्र सरकार को घेर रहा है कि जो मार्च के महीने में नुकसान हुआ था और उस वक्त जो मुआवजा जो प्रॉमिस किया गया था, जिसका वादा किया गया था, वो आज तक किसानों को पूरी तरीके से या सब किसानों को नहीं मिला है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो किसानों के लिए ये एक के बाद एक मार का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी मार्च से बेमौसम बारिश से, उसके बाद मानसून में देरी, उसके बाद कमज़ोर मानसून खास करके अगस्त के महीने में, और एक बार फिर इस बेमौसम बरसात ने किसानों का हाल महाराष्ट्र में बेहाल कर दिया है। शुक्रिया सांध्या आपका बताने के लिए किस तरीके के हालात हैं, सरकार क्या जायजा ले रही है, क्या परेशानी है किसानों की। लेकिन अब आगे के हालात कैसे रह सकते हैं, अब तक कितना नुकसान हुआ है, ये सब समझते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सभी एक्सपर्ट्स। पहले चलते हैं जनमनी के पास। जनमनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, आमतौर पे इस तरीके का मौसम हम नवंबर में नहीं देखते हैं जैसे हमने स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश रीजन में देखा है। पहले तो ये जो अनसीजनल रेन हुई है इसे आप कैसे देखते हैं और क्या हालात आगे के लिए बनते हुए दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो आपने बताया है कि जो वेदर तो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और इंटरेक्शन होता है, जो अरब का जो समुद्र हमारा है वहाँ से मॉइस्चर फीडिंग होता है, 1 से 10 ईयर होता है। लेकिन जो इंटेंसिटी पर्टिकुलरली जो गुजरात में जो रेन हुआ, मतलब महाराष्ट्र में भी जैसे नंदुरबार, गैंडवाला डिस्ट्रिक्ट, तो 150 मिलीमीटर थोड़ा ज़्यादा रेन हुआ है। और उसके साथ साथ ओले गिरना, बहुत ज़्यादा एरिया में ओले भी गिरा, जो हेलस्टॉर्म पर्टिकुलरली जो मेनली था 26, 25 नाइट एंड 26। And we that we have given early warning also from 20th and then 22 repeatedly. पर अभी आगे अगर बात करें तो बिल्कुल अनदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 29 नाइट या 30 से थोड़ा फ्रेश रेनफॉल देगा। बट ये सिस्टम जो है उसके साथ कंपेरेबल नहीं है, ये सिस्टम काफ़ी वीक है। बट हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं कि न्यू स्पेल जो है 29 नाइट या 30 को शुरू हो जाएगा। बट ये जो है मेनली मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में करेगा। गुजरात में इसकी जो इम्पैक्ट है कम है। तो ये जो नया वेट स्पेल या रेन थंडरस्टॉर्म जो शुरू हो रहा है वो है 30 या 29 नाइट ऑनवर्ड टिल 1 दिसंबर, थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए। पर ये सिस्टम जो है ये काफ़ी वीक है कंपेयर टू दैट 25 to 27 का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था या ओले गिरा। जनमनी जी, अगर हम अलग अलग रीजन्स को ब्रेकअप करके समझें
तो आपने कहा कि आगे बारिश रहेगी लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं रहेगी, अब ऐसा मौसम नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। अगर हम महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात में आपने कहा स्थिति बेहतर हो सकती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में टिपिकली कैसी बारिश रहेगी, किस इंटेंसिटी से रहेगी? क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है हार्वेस्टिंग के हिसाब से कई क्रॉप्स के मद्देनजर, फिर चाहे वो फूड ग्रेन्स हो या फिर वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो। तो महाराष्ट्र और एमपी के लिए स्पेसिफिकली कैसे बारिश एक्सपेक्टेड है अब? देखिए, हमने तो एक ओवरऑल जो है, क्योंकि अभी जो एक्चुअल जो क्षेत्र का वार्निंग है वो तो पता चलेगा 29 को एक्चुअली, कल या 30 सुबह तक। बट ओवरऑल यही है कि जो नया स्पेल है वो शुरू हो रहा है 30, मान लीजिए 30 से 1 या 2 दिसंबर, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और उसी पीरियड में रेन थोड़ा फ्रेश स्पेल होगा। बट हम लोग कोई अभी हेवी रेनफॉल या कोई ओले गिरने का ऐसे वार्निंग नहीं दे रहे, हम लोग अभी मॉनिटरिंग करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जो अभी स्पेल चला गया, जो काल तक जो था मध्य प्रदेश और हमारा जो महाराष्ट्र में, अभी भी विदर्भ में रेन रहता है। तो ये जो नया स्पेल होगा ये काफी कम है इंटेंसिटी तुलना में, जो 26-27 को हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। बट बिल्कुल एक नया स्पेल भी है, वो फोरकास्ट हम लोग किए हैं। तो इसलिए हमारा जो किसान भाई है वो थोड़ा ये वार्निंग जो है टाइम टू टाइम लें, और आपका जैसे डिफरेंट चैनल है उसके थ्रू में भी हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि नया स्पेल शुरू हो रहा है। अभी एग्जैक्टली इंटेंसिटी जो है जरूर इसका रिडक्शन है कंपेयर टू द जो लास्ट स्पेल अभी खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम होगा, थोड़ा बहुत रेन होगा। और हम लोग अभी एक्चुअल कौन सा ऑरेंज कलर जाएगा वो अभी कल इशू करेंगे, ठीक? ओके ओके, अच्छा क्विकली जर्मन जी एक चीज़ और, गुजरात क्योंकि की हार्वेस्टिंग क्रॉप के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और अब तक जिस तरीके के ओले पड़े हैं वहाँ पर कॉटन की क्रॉप हुई, तुअर हुआ, कैस्टर हुआ, इनकी फसलों पर असर हुआ है क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम है। कितना नुकसान अब तक की बारिश में देखते हैं स्पेशली गुजरात में, प्लस गुजरात में बारिश के असर अब यहाँ से आगे नहीं है? ये जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें भी इतना बड़ा बोले या इतना बड़ा रेन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल रूल्ड आउट है। गुजरात में बिल्कुल भी कम इम्पैक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बनेगा थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का है, पर्टिकुलरली विदर्भ और हमारा जो मध्य प्रदेश है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी जो क्लैरिटी है कल पता चलेगा। बट बिल्कुल यही है कि न्यू सिस्टम एंड न्यू प्रेस्पेल रेन तो है फ्रॉम 30 to 2 दिसंबर ओवर दक्षिण मध्य प्रदेश, साउथ मध्य प्रदेश and northern parts of Maharashtra, particularly Vidarbha and Madhya Maharashtra, Marathwada. Yeah, गुजरात के लिए कम है, गुजरात के लिए इम्पैक्ट कुछ नहीं, ठीक है? ओके, चलिए शुक्रिया सर बताने के लिए कि गुजरात के लिए आगे बारिश के हालात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहेगी। इंटेंसिटी वैसी नहीं रहेगी जैसे अब तक हमने देखी है। जीपी शर्मा बने हुए हैं, क्विकली उनका भी एक राय ले लेते हैं, और उसके बाद इन जो फसलें इम्पैक्टेड हो सकती हैं उनको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरफ भाव जा सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। शर्मा जी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमने बारिश के अलर्ट सुने हैं, जर्मनी को भी सुना। आप कैसे देखते हैं इस बेमौसम बारिश को, और आगे के हालात पर आपके क्या राय है? पोस्ट मानसून सीजन है, हम लगभग एक आध दौर जरूर ऐसा आता है जिसमें कि अनसीजनल रेन देखने को मिलती है। और अनसीजनल रेन क्योंकि मध्यवर्ती भागों में इन दिनों बारिश नहीं होती है, इसलिए कोई भी बरसात जब होती है वहां पे तो हम उसको अनसीजनल कहते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में तो वर्षा लगभग होती रहती है, चाहे पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहीं, और दक्षिण भारत में तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो वो एक्टिव है। लेकिन ये जो स्पेल हुआ जिसमें कि आपने बताया भी, गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्र ये प्रभावित हुए, और ज्यादातर गुजरात तो काफी प्रभावित हुआ। संडे वाले दिन काफी भारी वर्षा हुई, बहुत सारे क्षेत्र में हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां सुधार मौसम में हो चुका है। कल के दिन में ही वहां काफी सुधार देखने को मिला था। लेकिन जो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश में वर्षा जो हुई है पिछले 24 घंटों में, वो भी अनसीजनल है। और विशेषकर जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा के, उन क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। पूरा जो क्षेत्र है, चंद्रपुर, वाशिम, वर्धा, नागपुर से लेके अकोला, अमरावती, बुल्दाना, ये सभी क्षेत्रों में आप कहेंगे सीजन की बात करें तो के हिसाब से बात करें तो भारी वर्षा हुई है। चाहे रेनफॉल 40, 50, 60 मिलीमीटर है, लेकिन इसको भारी वर्षा में ही गिना जाएगा। और 2 दिन
3 दिन और इसके असर रहेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, गुजरात में मौसम ठीक हो गया है, राजस्थान में भी ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, कल से ही मैं कहूंगा 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक बार फिर से, और ज्यादातर उसके पूर्वी मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात वहां भी देखने को मिलेगी। साथ में ओलावृष्टि भी होनी चाहिए। सटा हुआ क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का है, वहां भी, उसके उत्तरी भाग जो है, वहां भी चांस रहेगा इस बेमौसम बारिश का। अगले 3 दिन हमें इन क्षेत्रों में ये अनसीजनल रेन देखने को मिलेगी, जो कि मिला जुला असर होगा उसके साथ हेल स्टॉर्म का कहें या तेज हवाओं का कहें, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। जी। अच्छा शर्मा जी, गुजरात और महाराष्ट्र की हम बात करें, सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो यही हैं कि भी आकलन कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है फसलों का। जैसे मैंने जन्म जी से भी पूछा, गुजरात की खासतौर से बात करें, तुअर, कॉटन, कैस्टर, वीट पर इम्पैक्ट की बात हो रही है। महाराष्ट्र में अनियन, ग्रेप्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर भी असर होने की संभावना जताई जा रही है। एक्चुअल आकलन हमारे सामने नहीं है, बट आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट फसलों पर फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, जो कि खड़ी फसलें हैं और या कुछ फसलों का जो हार्वेस्ट हो भी चुका है, उसके लिए तो बकायदा नुकसान है ये इस बरसात का। लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कि हालांकि वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए उससे, जिसमें कि जो धान की कटाई है वो हो चुकी भी है और हो भी रही है। तो अगर कटी हुई फसलें हैं तो उसको तो नुकसान जरूर है। जो गुजरात की बात करें, आपने जैसे कहा, और महाराष्ट्र की बात करें, ये जो सब्जियों की फसलें हैं या प्याज है, गन्ना है, ये इसमें तो आप नुकसान लेके चलें, क्योंकि तेज हवा हुई है। और ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 मिनट की ही बात में हेल स्टॉर्म हुआ है, इस ड्यूरेशन में, लंबी ड्यूरेशन के लिए हुआ है। उन क्षेत्रों में हेल स्टॉर्म हुआ है जहां कभी संभावित ही नहीं है। गुजरात के क्षेत्र जो राजकोट में, इतना भारी हेल स्टॉर्म मैंने तो पहले नहीं देखा। लगभग अगर आप कुछ साल पहले, 10-15 साल की भी बात करें, वहां होता नहीं है। इस वक्त इस सीजन में, नवंबर के महीने में हेल स्टॉर्म नहीं होता है वैसे भी। पर जो बाकी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश की बात करें या खासकर महाराष्ट्र की बात करें, तो बहुत सारी फसलों के लिए ये जरूर नुकसानदेह होगा, नुकसान इससे जरूर होगा। पर यह है कि जो जैसे जैसे हम आगे कल और उसके फिर ज्यादा कल, तो बारिश की इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, वो वेदर एक्टिविटी होगी जरूर, पर उसका स्प्रेड भी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उस पर कमी आती रहेगी। सो बहुत इंटेंस वेदर होने की कोई उम्मीद नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका, उसके बाद से अब थोड़ा सा सुधार होगा। लेकिन अगले 3 दिन फिर भी इन सब क्षेत्रों में, और विशेषकर मैं विदर्भा की बात करूंगा और उसके साथ लगे जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वाले क्षेत्रों में भी हमें वो हिल स्टॉर्म देखने को मिलेगा। जी। शुक्रिया शर्मा जी, अपने व्यूज़ देने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के हालात फिलहाल हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियंक उपाध्याय भी हैं। मनोज जी, इसकी एक राय ले लेते हैं। मनोज जी, अब एक्चुअल एंटिसिपेशन ही हमारे सामने है फिलहाल, कितना नुकसान होगा फसलों को, लेकिन नुकसान होगा ये ज़रूर क्लैरिटी है। स्पेशली अगर हम कॉटन की बात करें या कैस्टर की बात करें, आपकी राय क्या रहेगी इन दोनों ही कमोडिटीज़ को लेकर? ऑलरेडी हमने कॉटन में वापस से कुछ एक्शन बनते हुए देखा था। क्या व्यू आपका इन बेमौसम बारिश के मद्देनजर इन दोनों ही क्रॉप्स पर? जो है स्केटर्ड व्यू रहेगा। कुछ क्रॉप को यहाँ पे, कुछ जो स्टेट्स है वहाँ पे फायदा भी हुआ है, और काफी सारी क्रॉप्स को स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र में जो है बड़े नुकसान के तौर पे भी देखने को मिला है। कहीं कैस्टर सीड की अगर हम बात करें, कॉटन की करें, या और भी कुछ जो क्रॉप्स है, तो महाराष्ट्र में वहाँ बड़ा जो नुकसान है वो निकल कर आ रहा है। तो कैस्टर की जहां तक बात है, हमने एक टेक्निकली भी ये कमोडिटी में निचले स्तरों से अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा था, और कीमतें अब यहाँ 6100 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। तो कैस्टर सीड में हमारा शॉर्ट टर्म में मानना है कि फिर एक बार कीमतें 6350, 6400 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। एनसीडीए दिसंबर वायदा की बात करें तो यहाँ पे 6100, 120 के दायरे में फिर एक बार जो है बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 6000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 6350 से 6400 का रखा जा सकता है। जहां तक कॉटन की बात है, एक नुकसान की खबर जरूर यहाँ पे आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगातार दबाव में कारोबार कर रही है।
तो अभी यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और जब तक ये क्लियरिटी नहीं हो जाती कि एक्चुअल जो है डैमेज कितना है, तो तब तक यहाँ पे दायरे का कारोबार बना रह सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऑलरेडी प्रेशर में है। तो हमारा मानना है कि जो एमसीएक्स कॉटन वायदा है जनवरी का, वो 56,000 से 58,500 के दायरे में बना रह सकता है। तो अभी बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पे कॉटन में नजर नहीं आ रही है, बावजूद उसके कि यहाँ पे भारत में जो है फसलों में नुकसान की खबरें निकल कर आ रही है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई बेमौसम बारिश की और उसके असर की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंका उपाध्याय, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रियंका उपाध्याय एसएसजी फाइनेंस से और साथ ही मनोज कुमार जैन प्रतिफिन मार्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। फोकस करते हैं पहले तो स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंका, बताइए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से। गुड इवनिंग। आज हमारी पहली पिक प्रेशियस मेटल्स से रहेगी। हमने देखा कि प्रेशियस मेटल्स काफी बुलिश अंडरटोन से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। सिल्वर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 75,600 के आसपास। 74,100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 78,000 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी कॉपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, और वहां पे भी बाई किया जा सकता है 715 के आसपास। 708 का स्टॉप लॉस रहेगा, 725 के टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस? बिल्कुल, पहली पिक तो यहाँ पे कैस्टरसीड वायदा में ही रहेगी। दिसंबर वायदा में 6,120 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाए, 6,000 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 6,350 का रहेगा। वहीं दूसरी जो रणनीति है वो जीरा में रहेगी। जीरा में भी आज हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, तो यहाँ पे 45,800 के स्तर पर दिसंबर वायदा में बाई की सलाह रहेगी। अभी 46,100 के आसपास भाव जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, तो 45,800 के स्तर पर बाय करें। स्टॉप लॉस जो रखना है 45,150 का रखना है, और लक्ष्य यहाँ पे 46,800 का रहेगा। प्रियंक, ये ओपेक मीटिंग तक क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल की, और आउटलुक क्या है इन स्तरों से? देखिए, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से करेक्शन आया है, अभी लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट जोन्स के आसपास है। WTI की मैं बात करूं, अभी 75 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 72 और 70, तो ये मुझे लगता है कि ये सपोर्ट्स होल्ड होने चाहिए, और यहाँ से एक अपवर्ड रिबाउंड रैली टुवर्ड्स 80-81 तक आ सकता है कच्चा तेल। तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड दिखती है गोइंग इनटू द इवेंट। यहाँ पे डिप्स पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, $70-70। वो जब तक होल्ड करता है, बायस मेरा 80-81 तक रहेगा। घरेलू मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, तो नीचे में जो सपोर्ट्स बने हैं अराउंड 6100 6000 जोन्स, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और वो जब तक होल्ड करते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बार फिर से हम 6600 6700 के भाव शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ओके, तो ये है कच्चे तेल पर राय, जहां पर 6300 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ओपेक प्लस की जो मीटिंग है 30 नवंबर को, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। सप्लाई कट्स जारी और डीपन कट होने की पॉसिबिलिटी फिलहाल जताई जा रही है। ऑलरेडी अपने हार लेवल से कच्चा तेल काफ़ी हल्का हो चुका है। एक राय गोल्ड पर भी ले लेते हैं, जहां पर हमने नया मोमेंटम बनते हुए देखा। 61,000 के आसपास प्राइसेस इंटरनेशनल घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $2,000 के ऊपर कारोबार करते हैं, 2015 इनफैक्ट। मनोज जी, क्या व्यू गोल्ड पर इस तरह से? गोल्ड में अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, और हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि $2,045 इंटरनेशनल मार्केट में, और जो फरवरी वायदा है गोल्ड एमसीएक्स का, वो 62,500 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है। तो अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय की ही रणनीति बना के चलना चाहिए। गोल्ड एमसीएक्स फरवरी वायदा अभी 61,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़े डिप में यहाँ पे 61,800 के आसपास बाय करे। 61,480 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 62,500 का यहाँ पे रखकर चलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए गोल्ड पर्स, और इसी के साथ शो को भी समेटने का वक्त है। शुक्रिया मनोज जी और प्रियंका आने के लिए शो में, अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।